Good morning, student. Welcome back to our chemistry class for class 11th. This is your chapter number 9, hydrogen. Okay. So this is your new chapter, next chapter, hydrogen. So in this video, we will going to study about hydrogen element. Okay. This is the most important element of our periodic table. So now we are study about hydrogen atom and their properties and their compounds and also their different forms. Okay, so let's start. Okay, हाइड्रोजन. तो आपका जो हाइड्रोजन है इसमें हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन को हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्या रीज़न है इसके स्टडी करने के का, है ना. तो इसमें जो है मेन आप देखते हैं इसमें हाइड्रोजन क्या है. हाइड्रोजन द मोस्ट अबेंडेंट, यहाँ पर एक स्टेटमेंट कोट गिवन है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या कह रहे हैं कि हाइड्रोजन द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स एंड द थर्ड मोस्ट अबेंडेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द ग्लोब इज बीइंग विजुअलाइज एज द मेजर फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी. मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि हाइड्रोजन मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है हमारे यूनिवर्स का. ठीक है, एंड ये मोस्टली ऐसा एलिमेंट है, थर्ड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है जो कि हमारे ग्लोब के सरफेस में अवेलेबल होता है. ठीक है, और इसको जो है इन फ्यूचर मतलब फ्यूचर के एनर्जी के फॉर्म में इसको विजुअलाइज किया गया. अगर फ्यूचर में एनर्जी क्या है हमारा पूरा जो है ख़त्म हो गया तो हम हाइड्रोजन की हेल्प से एनर्जी हम क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, इन्वेंट कर सकते हैं, है ना. तो उसको एज अ एनर्जी विजुअलाइज किया गया है. ठीक है, तो चलो देखते हैं इसमें हाइड्रोजन क्या है. हाइड्रोजन हैज़ द सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर. हाइड्रोजन की बहुत ही सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर होती है. ठीक है, बहुत ही फाइन सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर होती है एमंग ऑल द एलिमेंट अराउंड अस इन नेचर. मतलब ये सभी एलिमेंट से बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होती है. एंड इन एटॉमिक फॉर्म इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन. How many proton and how many electron? Only one. Single electron and single proton consist our hydrogen element. Okay. However, in a elemental form, it exists as a diatomic. मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये डायटोमिक फॉर्म में अगर हम देखें तो ये H2O के फॉर्म में ये अवेलेबल होता है. ठीक है, एंड मॉलिक्यूल एंड इज कॉल्ड डाईहाइड्रोजन, है ना. इसको हम क्या कहते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर इसका अनदर नेम इज डाईहाइड्रोजन. ओके, एंड it form more compound than any other element. Do you know that the global concern related to energy can be overcome to a great extent by the use of hydrogen as a source of energy? In fact, hydrogen is of great industrial importance as you will learn in this unit. मतलब हम यहाँ पर हाइड्रोजन के जितने भी डिफरेंट इंडस्ट्रियल इम्पॉर्टेंट हैं उनको हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो हाइड्रोजन को क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ये बहुत ही ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे फ्यूचर टाइम के लिए. ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल. ठीक है, तो ये तो आपका फर्स्ट टॉपिक है. अब हम आपको बता दें कि इस चैप्टर से जो रिड्यूस टॉपिक है वो है आपका 9.3, 9.4 एंड 9.7. ठीक है, ये आपके 3 ऐसे टॉपिक हैं जो कि इस चैप्टर से रिड्यूस हो चुके हैं. अब हम सिर्फ चैप्टर का जो टॉपिक नंबर 1 है ये हम डिस्कस करेंगे कि एक पीरियोडिक टेबल जो है उसमें हाइड्रोजन की पोजीशन क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1. कितना होता है, हाइड्रोजन हैज़ अ 1 एटॉमिक नंबर. ओके, तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. ठीक है, ये क्या है, ये फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का. ठीक, एंड its placement in the periodic table has been a subject of discussion in the past. As you know by now that the element in the periodic table are arranged according to their electronic configuration. हम सभी जानते हैं ना कि जो periodic table उसको किसके फॉर्म में अरेंज किया गया है, एटॉमिक नंबर के बेस पर एंड उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेस पर. ठीक है, तो इसमें देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हाइड्रोजन का कितना होता है, वो होता है 1s1. ठीक है, ये होता है 1s1 एंड 1 ऑन वन हैंड
its electronic configuration is similar to the outer electronic configuration NS1। ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो NS1 के सिमिलर है ना, ऑफ एल्कली मेटल। मतलब जितने भी ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट है वो सारे क्या होते हैं, एल्कली मेटल होते हैं। तो ये एल्कली मेटल जो हैं इनमें ही ये हाइड्रोजन होता है, ठीक है, which belong to first group of periodic table. On the other hand, like halogen with NS2 Np5 configuration belonging to the 17th group of periodic table, it is sought by 1 electron to the corresponding noble gas configuration helium 1s2। मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो हाइड्रोजन है वो आपका क्या है, हाइड्रोजन और हेलोजन की बात करें यहाँ पर, तो हेलोजन में क्या है, हेलोजन के लास्ट आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है जिससे वो जो है नोबल गैस एलिमेंट की वहाँ पर कन्फिग्रेशन वो पा सकते हैं। तो वैसे ही आपका है हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन भी 0 ग्रुप एलिमेंट के कैटेगरी में आ सकता था अगर उसके लास्ट आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ जाते, जैसे कि हीलियम, है ना। हीलियम में यहाँ आप देख रहे हैं 1s2, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पर ये कह रहे हैं कि therefore has resemblance to alkali metal and which lost 1 electron to form unipositive ions, as well as with halogen which gain 1 electron to form uninegative ion, ठीक है। एंड लाइक एल्कली मेटल हाइड्रोजन फॉर्म ऑक्साइड, हेलाइड्स एंड सल्फाइड्स। मतलब जो एल्कली मेटल है सारे आपके सोडियम हो गए, पोटेशियम हो गए, इनके जैसे ये क्या फॉर्म कर सकता है, ऑक्साइड फॉर्म कर सकता है, हेलाइड फॉर्म कर सकता है एंड सल्फाइड फॉर्म कर सकता है ना। And unlike alkali metals, it has very high ionization enthalpy and does not possesses metallic character under normal condition, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात अगर हम देखें तो ये है कि ये हाइड्रोजन हमारा क्या है, एल्कली मेटल है ना, और ये ग्रुप नंबर 1 में आता है और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है 1s1। और ये क्या है, ये आपका हाईली, इसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है और ये एल्कली मेटल की तरह क्या फॉर्म कर सकता है, ऑक्साइड, हेलाइड एंड सल्फाइड, ठीक है। मतलब ये ऑक्सीजन से कंबाइन कर सकता है, हाइड्रोजन से कंबाइन कर सकता है और आपके सल्फाइड यानी कि सल्फर से कंबाइन कर सकता है ना। तो इस तरह से ये जो है कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। तो ये इसकी एक फिजिकल ओवरव्यू प्रॉपर्टी हो गई, ठीक। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें, तो यहाँ कह रहे हैं कि हाइड्रोजन क्या है आपका, हाइड्रोजन के लिए मेन जो यहाँ पर रिजेम्बलेंस यानी कि हाइड्रोजन किसके जैसे रिजेम्बलेंस हो सकते हैं, इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है ना। तो ये रिजेम्बलेंस मोर विथ हेलोजन के साथ ये रिजेंबल होते हैं। एंड मतलब हेलोजन यानी कि कहने का मतलब है फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, आपके आयोडीन हो गए, ब्रोमीन हो गए, है ना, ये सारे हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इनसे ये ज़्यादा रिजेम्बलेंस होते हैं। एंड ये क्या कह रहे हैं इसमें कि इनफैक्ट हाइड्रोजन टू सर्टेन एक्सटेंट रिजेंबल विथ alkali metals and halogen, it differ from them as well. And now the pertinent question arises as where should it be placed in the periodic table. Loss of electron from hydrogen atom result in nucleus। मतलब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन जब लॉस करता है तो वो क्या फॉर्म करता है, H+ आयन के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है ना। एंड ये फॉर्म करेगा, बट यहाँ पर क्या है, H+ आयन डज नॉट एग्जिस्ट फ्रीली एंड इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ अदर एटम और मॉलिक्यूल, दस इट इज यूनिक इन बिहेवियर एंड इज देयरफॉर बेस्ट प्लेस सेपरेटली इन द पीरियोडिक टेबल। मतलब यहाँ पर क्या है कि H+ आयन वो डोनेट करके वो इजीली क्या कर सकता है, 0 ग्रुप एलिमेंट के फॉर्म में वो आ सकता है, पर वो जो H+ आयन है वो फ्रीली एटमॉस्फेयर में हमारे नेचर में वो सर्वाइव नहीं कर सकता, तो वो किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है। इस वजह से उसको जो है सबसे अलग पीरियोडिक टेबल में रखा गया है। अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा हमारा दिखता है ना। अगर हम देखें तो पीरियोडिक टेबल की जो स्ट्रक्चर है, आउटर लाइनिंग अगर उसकी बात करें तो वो कुछ इस तरह से शो होता है हमारा, है ना।
तो ये जो पीरियोडिक टेबल है, अब इसमें आप देखे होंगे कि हाइड्रोजन की प्लेस सबसे अलग होती है। ये है हाइड्रोजन के लिए, तो वो क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, है ना। बाकी एलिमेंट क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करके वो क्या करते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं और नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट हो जाते हैं। बट हाइड्रोजन जो है क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन रिप्लेस करके, डोनेट करके, लॉस करके वो इजीली फ्रीली फॉर्म में हमारे नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इस वजह से इसके लिए जो है एक अलग से प्लेस यहाँ पर डिसाइड किया गया है, ठीक है। तो बट इसके कुछ कैरेक्टर जो है एल्कली मेटल के जैसे होते हैं और एज वेल एज हेलोजन एलिमेंट्स के जैसे, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ क्या कह रहे हैं कि सोलर एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं यहाँ, है ना। तो सोलर एटमॉस्फेयर में ये क्या हो रहा है, द जायंट प्लैनेट, मतलब यहाँ ये कह रहे हैं कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो क्या करता है कि द जायंट प्लैनेट जुपिटर एंड सैटर्न कंसिस्ट मोस्टली ऑफ द हाइड्रोजन, मतलब जितने भी जो हम जुपिटर की बात करें या सैटर्न की बात करें तो उसमें मोस्टली हाइड्रोजन एलिमेंट ही वहाँ पर अवेलेबल है ना। एंड लाइट नेचर की अगर हम बात करें तो इट इज़ मच लेस अबेंडेंट, ये मच लेस अबेंडेंट है, ये कितने मास में 0.15% मास में ये अवेलेबल होता है। एंड इन द अर्थ, ये मतलब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सैटर्न और जुपिटर है उसमें 0.15% मास में वो प्रेजेंट है इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, है ना। तो इतना अर्थ एटमॉस्फेयर में है, तो उससे ज़्यादा जो है वो क्या है, जुपिटर और सैटर्न में है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स द कंबाइंड फॉर्म इट कंस्टिट्यूट 15.4% ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द ओशियन। अगर हम यहाँ पर देखें हाइड्रोजन की बात करें तो अर्थ क्रस्ट में वो कितने फॉर्म में अवेलेबल है, तो ये है 0.15% में मास के अकॉर्डिंग, है ना। बट अगर किसी कंबाइंड फॉर्म में, कि वो किसी कंपोनेंट के साथ कंबाइंड फॉर्म में है या किसी एलिमेंट के साथ, किसी मॉलिक्यूल के साथ, तो वो कितने परसेंट है, तो 15.4% वो कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है इन नेचर, मतलब हमारे अर्थ में, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर कह रहे हैं इन द कंबाइंड फॉर्म बिसाइड इन वाटर इट ऑकर्स इन प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज, लाइक जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हाइड्राइड्स और हाइड्रोकार्बन, मैनी अदर कंपाउंड के फॉर्म में जो है नेचर में ये अवेलेबल है, ठीक है। मतलब अगर हम देख रहे हैं हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन एंड हाइड्रोजन से बने एलिमेंट होते हैं, कंपाउंड होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में आपका कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होते हैं, है ना। और प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन में भी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये होते हैं, है ना। और हाइड्राइड्स में तो हाइड्रोजन होंगे ही। तो ये मोस्टली जो है इस फॉर्म में हाइड्रोजन हमारे नेचर में अवेलेबल होता है। किस किस फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में, हाइड्राइड्स में, हाइड्रोकार्बन्स में, ठीक। अब अपन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम देख रहे हैं 9.2, डाई हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। डाई हाइड्रोजन मतलब आपका H2, ठीक है। ये आपका जो डाई हाइड्रोजन H2 है उसकी हम बात करें तो अब हम देखेंगे इसके ऑक्यूरेंस की, मतलब इसके प्रेजेंस की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या कह रहे हैं इसमें, डाई हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, मतलब टोटल एलिमेंट में से 70% टोटल मास का जो हाइड्रोजन है वो हमारे नेचर में अवेलेबल है। एंड द प्रिंसिपल एलिमेंट इन द अगर हम बात करें प्रिंसिपल एलिमेंट की तो वो आपका है हाइड्रोजन, ठीक है, ये अवेलेबल है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं ये आइसोटोप्स, यानी कि हमने अबेंडेंस की बात कर ली नेचर में, तो ये आपका अबेंडेंस यहाँ पर यही आ गया कि वो अभी जस्ट हमने बात किया था ऑक्यूरेंस की, वो हाइड्रोजन जो है हमारे नेचर में किस किस फॉर्म में अवेलेबल, तो 70% अवेलेबल है और उसमें से 0.15% जो है आपका मास ये अर्थ क्रस्ट में है, ठीक है। और 15.4% जो है हमारे अर्थ के लैंड में और ओशियन में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये है, और ये किस किस फॉर्म में हो सकता है, तो ये हाइड्राइड फॉर्म में हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में हो सकता है, प्रोटीन के फॉर्म में और आपके हाइड्रोकार्बन्स के फॉर्म में, ठीक है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स के बारे में। आइसोटॉप्स मतलब ये है कि इसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट उनके अंदर प्रेजेंस जो
न्यूट्रॉन्स होते हैं वो आपके डिफरेंट होते हैं, तो उस बेस पर उनका जो है एटॉमिक मास डिफरेंट डिफरेंट आता है, तो उसको ही हम कहते हैं आइसोटॉप्स, है ना। तो मेन हम ये कह सकते हैं कि द एलिमेंट कंसिस्ट सेम टाइप्स ऑफ एटॉमिक नंबर बट दे आर हैव अ डिफरेंट एटॉमिक मास, सो दे प्रेजेंट इन आइसोटॉप्स फॉर्म इन द नेचर, ठीक है। तो इस बेस पर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स अवेलेबल हैं इन द नेचर। कौन कौन से? सबसे फर्स्ट है प्रोटियम। सबसे फर्स्ट कौन सा है? प्रोटियम, जिसके पास है 1 इसका न्यूट्रॉन, मतलब यहाँ हम देख सकते हैं कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है और एटॉमिक मास भी 1 है ना। और ड्यूटेरियम जो है, ड्यूटेरियम जिसको हम डी से शो करते हैं, अगर प्रोटियम को देखें तो इसको पी से भी शो कर सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा P11, ठीक है। और ड्यूटेरियम का आ जाएगा डी का यहाँ पर एटॉमिक नंबर तो 1 ही होगा और एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये हो गया ड्यूटेरियम। और नेक्स्ट है आपका ट्राइटियम। तो ट्राइटियम जो है उसको हम टी से डिनोट करते हैं, तो ट्राइटियम का आ जाएगा आपका T1 एटॉमिक नंबर एंड 3 आपका एटॉमिक मास। तो ड्यूटेरियम मतलब डाई से रिलेटेड, डाई मीन्स 2 और आपका ट्राई मीन्स है, ये जो ट्यूटेरियम है वो ट्राइटियम है, ये आपका किससे? ट्राई से रिलेटेड। ट्राई मीन्स होता है 3, है ना। तो यहाँ पर आपके 3 इसका एटॉमिक मास हो जाएगा, ठीक। तो इस बेस पर हम ये कह सकते हैं कि प्रोटियम के पास आपके एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, सिर्फ इसके पास क्या है? सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना। क्योंकि हम एटॉमिक मास किससे निकालते हैं? इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, या हम कह सकते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना। इसमें आपका आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आपका बनता है एटॉमिक मास, ठीक है। पर प्रोटियम के पास क्या है? सिर्फ एक ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन क्या है? 0 है, जिस वजह से इसका मास बन जाएगा 1, ठीक है। बट अगर दूसरी तरफ हम देखें तो हमारा जो ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम के पास इसका जो प्रोटॉन है वो 1 है, प्रोटॉन कितना है? 1, और उसके बाद न्यूट्रॉन कितना है? और उसके बाद न्यूट्रॉन इसके पास कितना है? 1, तो ये आपका बन जाएगा क्या? 2, है ना। तो ड्यूटेरियम के पास 1 हो गया। अब अगर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो आपका है ट्राइटियम, ट्राइटियम के पास 1 है इसका इलेक्ट्रॉन प्लस कितने हैं न्यूट्रॉन? ये है 2, तो इससे इसका एटॉमिक मास बन जाता है 3, ठीक है। तो ये हो गया इसके क्या है? आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ट्राइटियम, यहाँ क्या कह रहे हैं इसमें? हाइड्रोजन एंड जो आपके आइसोटॉप्स हैं हाइड्रोजन के वो 3 हैं। तो इसको जो है सबसे पहले किसने बताया? तो इन द ईयर 1934 एन अमेरिकन साइंटिस्ट हेरोल्ड सी यूरे गॉट नोबेल प्राइज फॉर सेपरेटिंग हाइड्रोजन आइसोटॉप ऑफ मास नंबर 2 बाय फिजिकल मेथड। मतलब इसमें जो है जो आपके हेरोल्ड सी यूरे हैं उनको जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया था, ठीक है, इनके हाइड्रोजन के एटॉमिक जो आइसोटॉप्स हैं उसको सेपरेट करने के लिए कि इसके 3 आइसोटॉप्स नेचर में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये हमने बता दिया कि आइसोटॉप्स क्यों डिफरेंट हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ देयर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं बट सेम होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो उनको जब हम ऐड करते हैं तो आपका आता है एटॉमिक मास, और इसी की बेस पर हम कहेंगे कि इसके 3 आइसोटॉप्स हो गए, ठीक है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब इसके आगे जो है हम नेक्स्ट टॉपिक, मतलब आपका 9.3 ये तो रिड्यूस हो गया है तो इसे हमें नहीं पढ़ना है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे 9.5, ठीक है, क्योंकि 9.4 भी आपका रिड्यूस हो गया है। तो 9.5 हम डिस्कस करेंगे अपने न्यू नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है, जिसमें हम हाइड्राइड्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जहाँ ना समझ में आए दोबारा रिवाइंड करके देखिए, बुक पढ़िए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।